नमस्कार, यूएसएन के इस विशेष कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपका होस्ट एनवी शर्मा। पिछले करीब 1.5-2 साल के आसपास से हम लोग एक बहुत बड़ी समस्या से जूझ रहे, जिसको महामारी कहते हैं, जिसको पैंडेमिक कहते हैं, और वो है कोरोना वायरस, यानी कोविड-19 भी कहा जाता है। तो कोरोना वायरस को लेकर कई सारे भ्रम या फिर बाद में मिथ्स डेवलप हो गए थे, जिसको आज क्लियर करेंगे हम। अलावा इसके 2 साल से तो हम लड़ते आ ही रहे, लेकिन इस दौरान कई सारे अप्स एंड डाउन्स, यानी चढ़ाव उतार देखे हमने। जब ये हम सब इन प्रॉब्लम से जूझ रहे थे, तो एक सीनियर पल्मोनोलॉजिस्ट ऑफ सेंट्रल इंडिया डॉक्टर अशोक अरबट ने 1763 पेशेंट्स के ऊपर अपने हॉस्पिटल में, जिनका नाम है क्रिम्स यानी कि केतकी रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस, यहाँ उन्होंने रिसर्च कर अपने टीम के साथ बहुत सारे फाइंडिंग्स उनको मिले। और वो रिसर्च फाइंडिंग्स क्या है, इसके बारे में आज चर्चा करेंगे। डॉक्टर अशोक अरबट का स्वागत करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। नमस्ते सर। जैसे कि मैं बता रहा था इंट्रोडक्शन में कि 1763 पेशेंट्स को आपने ट्रीट किए, तो कई सारी फाइंडिंग्स निकले आपके। हाँ। इन सब के बारे में डिस्कस करने से भी पहले, फॉर द बेनिफिट ऑफ कॉमन मैन, मैं जानना चाहता हूँ कि ये वायरस क्या है, कोरोना वायरस। क्योंकि हम कभी कभी उसको सार्स कहते हैं, कभी कभी मर्स कहते हैं, मतलब सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम या मिडल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, इस किस्म की बातें करते हैं। ये वेरिएंट्स, बाद में डेल्टा वेरिएंट आया, अभी ओमिक्रॉन की बात करें। तो इन शॉर्ट 1 या 2 मिनट में बताइए सर कि ये क्या है एग्जैक्टली। देखिए, ये वायरस वही है जो हम जिसको पहले सार्स कहते थे। हाँ। और कई नाम थे वायरस के, और करीबन गए 4-5 साल से इसका म्यूटेशन हो रहा है। और म्यूटेशन होके अभी जो पेंडेमिक जो आया है, जिसको नाम दिया है कोविड-19, ये वही जाति का वायरस है जो सार्स या मिडिल ईस्ट वायरस के नाम से जाना जाता था। सिर्फ इसमें बदलाव आए हैं। और जैसे कि हमने देखा, इंडिया में फर्स्ट केस कहीं केरला में जनवरी 19 में पाई गई जी। और फिर जनवरी में ही WHO ने इसको पेंडेमिक करके घोषित किया। और हमारे नागपुर में मार्च में पहली केस पता चली। उसके बाद में जो 76 डेज का एक लॉकडाउन चला, और उसके बाद में हमने जो देखा, फर्स्ट वेव आई, सेकंड वेव आई, और उसके बाद में कुछ समय जाने के बाद अभी हम फिर से थर्ड वेव कहे या ओमाइक्रॉन करके जो नया वेरिएंट आया है, उससे हम जूझ रहे हैं। ये ऐसा समझिए कि इसको जनवरी 19 से शुरुआत हुई, तो आज कोविड वायरस की उम्र 3 साल की हो गई। बच्चा 3 साल का हो गया। अब 3 साल में जैसे हम उसको काम से लगाते हैं, हाँ, तब तक तो खेलता है, लेकिन 3 साल के बाद में हम सोचते हैं कि इसने कुछ जिम्मेदारी, कुछ छोटे स्कूल में जाना चाहिए, हाँ, चलना चाहिए, कुछ सामान इधर का उधर करना चाहिए। तो शायद मुझे लगता है कि 3 साल के बाद में ये वायरस थोड़ा जिम्मेदार होके कुछ तकलीफ कम दे रहा है लोगों को। अच्छा। जो कि पहले सिर्फ ये तकलीफ ही देता था, अभी उसकी तकलीफ देना शायद कम हो रहा है, क्योंकि उम्र बढ़ रही है। और ये भी आपने देखा होगा कि जैसे उम्र बढ़ती है, तो उम्र के साथ साथ मैच्योरिटी आती है। हाँ। कुछ लोगों में देर से आती है, कुछ लोगों में जल्दी आती है। तो ये समझ लिए कि ये मैच्योरिटी की तरफ बढ़ रहा है, और इससे शायद हमें उतना नुकसान ना हो जितना कि पहले साल उसने हमारे से छेड़छाड़ की है। हाँ। तो धीरे धीरे उपद्रव, जिसको इसका कहते हैं, कि इसने जो तबाही मचाई, वो तबाही कम होते जा रही है। और जैसे जैसे कम होगा, क्योंकि एक नेचुरल एक प्रोसेस होती है वायरस की, कि ये ज़्यादा दिन यदि सोसाइटी में या एक क्राउड में या हर्ड में या पॉपुलेशन में रहता है, तो उसका विरुलेंस कम हो जाता है। और विरुलेंस कम हो जाता है तो वो तकलीफ भी कम देता है, और धीरे धीरे लोग उसको सामान्य मान के चलते हैं। वैसे देखो तो बहुत लोगों में खांसी, सर्दी है, बुखार आ रहा है। क्या ये यही है, कोविड इन्फेक्शन है, यानी ओमिक्रॉन ही है? कॉमन फ्लू भी हो सकता, कॉमन फ्लू भी हो सकता, बट करीबन उसका प्रेजेंटेशन वैसा ही है। और अभी ये काफ़ी माइल्ड हो चुका है, और मुझे ऐसा लगता है कि अभी इसमें से हमें एक रास्ता मिल जाएगा बाहर निकलने का। और हमारे सर पे जो गए 3 साल से एक भयंकर संकट मंडरा रहा था, वो धीरे धीरे उससे हम बाहर निकलने जा रहे हैं। ऐसा एक तरह का पिक्चर बनते जा रहा है। ऐसा ही बनेगा या नहीं बनेगा, ये तो आगे के दिन, क्योंकि हम तो भविष्यवेता नहीं है या भविष्यवाणी के जानते भी नहीं है।
लेकिन जो कुछ परिस्थिति निर्माण हो रही है और हम 3 साल से देख रहे, उसका धीरे धीरे आकलन जब हम करते हैं तब हमें महसूस होता है कि शायद हम एक अच्छी समय की तरफ बढ़ रहे हैं। हाँ, ये सब इसलिए पूछा, कहीं ऐसा तो नहीं सर हम इम्यून होते जा रहे इस वायरस को लेकर? मतलब पहले हाँ, हम लोग इम्यून नहीं थे, अब इम्यून हो गए, अब हमें सहन शक्ति आ गई है। हाँ, ये भी एक बात सही है कि कोई भी बैक्टीरिया वायरस जब हमारे शरीर में ज़्यादा दिन रहता है तो हमारी खुद की जो प्रतिकार शक्ति जिसको कहते हैं इम्यूनिटी है वो जान जाती है उसको, और हमारे बॉडी के सेल जो है उसके अगेंस्ट में फाइट करना शुरू कर देते हैं और धीरे धीरे वो एक्सपर्ट बन जाते हैं। राइट, उन्हें एक्सपर्टाइजेशन आ जाता है कि ये पर्टिकुलर चीज़ के अगेंस्ट में कैसे टैकल करना। राइट, तो हमारा शरीर भी धीरे धीरे इसको कैसे फाइट करना, हमारी इम्यूनिटी बढ़ रही है, और हम धीरे धीरे जैसे इम्यूनिटी बढ़ती है तो इसको हर्ड इम्यूनिटी कहते हैं। जब 50 से 60% लोगों को एक बीमारी हो जाती है तब वो एक प्रकार की न दिखने वाली दीवार पैदा करते हैं, और वो दीवार के अंदर जितने भी लोग ससेप्टेबल रहते हैं वहाँ तक वो पहुँचने नहीं देते। इसको हम हर्ड इम्यूनिटी कहते हैं। तो हर्ड इम्यूनिटी इज़ लाइक अ प्रोटेक्शन। ये एक हर्ड इम्यूनिटी के कारण हमारा बचाव हो रहा है, और दूसरा बचाव का जो इम्पॉर्टेंट कारण है वो है कि हम वैक्सीन ले रहे हैं, तो वैक्सीन भी हमें प्रोटेक्शन देता है। तो अभी ये दोनों चीज़ें यदि हम साथ में रखें कि सोसाइटी में जो कुछ इन्फेक्शन हुआ और जितने परसेंटेज लोगों में हुआ वो एक चीज़, और दूसरी तरफ जहाँ तक 60-70% लोगों ने यदि वैक्सीनेशन किया होगा तो वैक्सीनेशन से भी हमारे शरीर में एंटीबॉडीज आती है। तो ये दोनों मिला के हमारी एक ताकत होती है फाइट करने की, वो अच्छी तरफ बढ़ जाती है। और ये बढ़ने के कारण हमें फिर से वो चीज़ यदि होती भी है, समझिए कि उसका असर बहुत कम रहता है, माइल्ड रहता है, कभी कभी तो पता भी नहीं लगता। आपने बहुत सारे लोगों में आज बात करिए तो बोले हमें एक दिन का बुखार आके गया और दूसरे दिन हम काम से लग गए, मतलब मोस्टली असिम्टोमेटिक। आज ये है कि यदि हमें कुछ है, पॉजिटिव लोग हैं, घर में बैठे हैं, आराम कर रहे हैं और 4-5 दिन में अच्छे हो रहे हैं। राइट सर, ये सब इसलिए पूछा क्योंकि ये एक अननोन वायरस था, इसके पहले ज़्यादा जानते नहीं थे इसके बारे में। हाँ, तो आपको वो क्या इंटरेस्ट आ गया कि इसके बारे में रिसर्च करिए? फाइंडिंग्स आपके जो बहुत ही बेहतरीन है, लेकिन किस किस्म की प्रिपरेशंस करने पड़े, क्या चैलेंजेस थे आपके? ये इसीलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि ये प्रिपरेशंस के बारे में हम लोग अंधेरे में थे और वहाँ से निकल के अपने बाय हुक ट्रायल एंड एरर मेथड से हम आगे आए। हम लोग ये इसलिए करते कि मेरा स्पेशलाइजेशन जो है वो रेस्पिरेटरी डिसीज़ में, लंग्स में है। इस तरह का प्रेजेंटेशन और इस तरह का रिसर्च हमने स्वाइन फ्लू में भी किया था, और स्वाइन फ्लू में भी रिसर्च करके हमने नागपुर के लोगों के सामने एक स्वाइन फ्लू क्या हो सकता है और आगे कैसा बढ़ेगा करके, तो इसके बारे में हमने साइंटिफिक रिसर्च किया जो कि साइंटिफिक जर्नल में तब प्रेजेंट भी किया था। तो जब कोविड आया, तब कोविड जब शुरू था तब तो हम लोग कुछ नहीं कर सके क्योंकि काफ़ी स्टाफ बिजी था उसमें, लेकिन जैसे ही कोविड कम हुआ तो गए जैसे 4-5 महीने हमें मिल गए, तो हमने पूरे के पूरे हमारे जो पेपर्स, डेटा जो था हमारे पास वो हमने निकाला। 1700-1800 जो फाइल्स थी वो फिर से निकाली, वो फाइल्स का स्क्रूटिनी किया पूरा, हर एक जो पैरामीटर्स था उसका डाउनलोड किया उसको, और उसका इंटरप्रिटेशन किया। इसके लिए हमें काफ़ी 4-5 महीने का समय गया। इसमें बहुत सारे हमारे प्राइमरी लोग थे, बाद में डॉक्टर थे, स्टैटिस्टिशियन थे, रिसर्च स्कॉलर थे, और इसका इंटरप्रिटेशन करने के बाद में जब हमें पता चला कि नागपुर की परिस्थिति क्या है, नागपुर में फर्स्ट वेव और सेकंड वेव में क्या हुआ, और सेकंड वेव फर्स्ट वेव में क्या क्या डिफरेंस था, और थर्ड वेव में हम किस दिशा में आगे चल रहे हैं, तो ये सब चीज़ें इसलिए होती है कि इससे हमें आगे आने वाले समय में क्या करना है। मतलब आप कह रहे हो कि एक रोड मैप तैयार हो गया? हाँ, रोड मैप तैयार हो गया। एक इंटरेस्टिंग फैक्ट देखा सर, आपका जो प्रेजेंटेशन था वो देख रहा था मैं, जिसमें मैंने देखा कि मेल और फीमेल में फर्स्ट वेव में फीमेल परसेंटेज कम होने के कारण हम कह सकते थे कि मेल को ज़्यादा इन्फेक्ट कर गया, लेकिन सेकेंड वेव में फीमेल्स में ही फ्रॉम 28% to 37% तक राइज हुआ। हाँ। तो ये क्या कारण हो सकता है कि फीमेल में अचानक इसका मुख्य कारण इनका फर्स्ट वेव में ज़्यादातर लोग जो थे वो हमारे यहाँ लॉकडाउन होने के कारण घर के अंदर थे, पुरुष लोग, पुरुष और महिला भी घर के अंदर थे, लेकिन जहाँ पे रोजगारी का काम था या लोगों को जो जाना था, बहुत सारे ऑफिसेज भी फर्स्ट वेव में बंद थे, तो तब लोग बाहर नहीं निकले थे, इसलिए फीमेल वाज नॉट अफेक्टेड, एक्सपोजर नहीं हुआ, वायरस उनके तक पहुंचा नहीं। सेकंड वेव जब आई, अब सेकंड वेव मार्च में आई, सभी व्यवहार चल रहे थे, लोग अपने अपनी जगह जा रहे थे, ऑफिस में जा रहे थे,
हालांकि कुछ जगह 50% होगा अटेंडेंस, लेकिन लोग जा रहे थे, घर के बाहर निकले थे। और जो पहली वेव में जो इकोनॉमिक क्राइसिस आया उस कारण घर में बैठना तो बहुत ही मुश्किल था, यानी हर कोई चाहता था कि रोज की जिंदगी चले और रोटी रोजी का सवाल था। तो इस कारण महिला का भी एक्सपोजर ज़्यादा हो गया और इसी कारण महिला का परसेंटेज सेकंड वेव में ज़्यादा हुआ। उसका एक ये भी हिस्सा है और दूसरा है कि ओवरऑल सेकंड वेव में मैग्नीट्यूड वाज वेरी हाई, यानी बहुत सारे लोग पीड़ित थे, बहुत सारे लोगों में इन्फेक्शन हुआ था, घर के घर में लोगों में हुआ था। तो ये कारण है कि सेकंड वेव में महिला का परसेंटेज ज़्यादा था। पहली वेव जो थी वो 7 महीने की थी और दूसरी वेव जो थी 4 महीने की थी, यानी कि मार्च अप्रैल मई जून 21 में थी। और हमने जो पेशेंट देखे उसमें पहली वेव में जो थे 582 पेशेंट देखे और दूसरी वेव में डबल पेशेंट, यानी 1182 पेशेंट देखे हमने, डबल अप हो गए। अब ये देखिए कि पहले वेव में 804 पेशेंट, टोटल पेशेंट 804 एडमिशन थी, लेकिन दूसरी वेव में एडमिशन जो थी वो उतनी ही थी। पहली वेव की भी एडमिशन 404 थी और दूसरी वेव की भी एडमिशन 400 थी, क्योंकि दूसरी वेव में बहुत सारे अस्पताल खुले थे, बहुत सारी जगह एडमिशन हो रही थी, तो सब पेशेंट डिस्ट्रीब्यूट थे। और पहली वेव में जैसे देखा कि ओपीडी जिसको कहते हैं हम कि पेशेंट की जांच होना, दवा लिख देना, पहले वेव में काम कम था। दूसरी वेव में हम लोगों को एक कॉन्फिडेंस आया था, एक तरीका पता था, लोगों को भी आइसोलेशन का पता था, इसलिए ओपीडी पेशेंट बहुत ज़्यादा देखे गए और जिनको दवा लेके वो अच्छे भी हो गए। तो जैसे दूसरी वेव में जैसे 400 पेशेंट एडमिट हुए तो 781 पेशेंट जो हमने ओपीडी में ट्रीट किए। उसका एक भी मेन भी कारण ये भी था कि बेड की अवेलेबिलिटी नहीं थी। तो बहुत सारे पेशेंट का कहना था कि हमें, और हमने एक प्रोग्राम भी बनाया था घर में रह के हम कोविड की ट्रीटमेंट कैसे करें। तो वो प्रोग्राम के अंदर बहुत सारे लोग रजिस्टर होते थे और रजिस्टर होने के बाद में हम उन्हें प्रोग्राम देते थे, उसमें दवा लिख के देते थे, उनका सीटी स्कैन या एक्सरे होता था, ब्लड की जाँच होती थी और वो हर दूसरे या तीसरे दिन वो थ्रू व्हाट्सएप या थ्रू वीडियो कॉल से वो हमारे से संपर्क करते थे और इस तरह घर में उनकी ट्रीटमेंट होती थी कि जो बहुत कम खर्चे में होती थी। हॉस्पिटल में खर्चा कोप ज़्यादा था, लेकिन घर में यही ट्रीटमेंट समझो कि 1/4 से भी कम कॉस्ट में होती थी जी, और वो बेनिफिट था और लोगों को काफ़ी बेनिफिट भी हुआ। वो होम ट्रीटमेंट जिसको हम कहते हैं कि कोविड होम ट्रीटमेंट। सर एक पूछना चाहता हूँ, जैसे आपने वेव 1 वेव 2 की बात की आपने, हाँ, तो वेव 1 वेव 2 में क्या नोटिसेबल चेंजेस देखे आपने और क्या पाया, क्या खोया आपने? वैसे हम पूरा एक देखें तो करीबन 66% से ज़्यादा मेल प्रभावित हुए थे दोनों वेव में और फीमेल का परसेंटेज करीबन 33 था। फीमेल से 2 गुना ज़्यादा मेल में कोविड हुआ है। एवरेज हॉस्पिटल स्टे करीबन 6-7 दिन था, 6-7 डेज। हाँ, अभी यह है कि हमने क्या खोया और क्या पाया। जब ये बात सही है कि कोई भी सोसाइटी में, कोई भी देश हो या कोई भी एक प्रभाव हो या कोई कंट्री हो, जहाँ पे एक कोई संकट आता है, पेंडेमिक आती है, तो वो कुछ ना कुछ सिखा देती है हमें। तो हमने क्या सीखा इस पर से? इस पर से हमने ये सीखा कि पूरे हमारे देश में जो हेल्थ केयर सिस्टम है उसमें 75-80% लोग जो है प्राइवेट हेल्थ केयर सिस्टम पे डिपेंड है, वहाँ से वो खुद का इलाज करा लेते हैं। करीबन 20-25% जो लोग हैं वो गवर्नमेंट हेल्थ केयर सिस्टम पे भरोसा रखते हैं और वहाँ से अपना काम करा लेते हैं। नेचुरली प्राइवेट हेल्थ केयर सिस्टम जो थी उसके ऊपर काफ़ी बोझ था, प्रेशर था और कोविड की बीमारी ऐसी थी कि जिसके बारे में किसी को पता नहीं था, कौन सी दवा इफेक्टिव है, कैसा होगा, इसके बारे में नॉलेज तो क्या 1-2 महीने पहले ही तो चाइना में शुरू हुआ था ना, दिसंबर में तो शुरू हुआ था। तो पूरी दुनिया को इसके बारे में एक प्रकार का अंदाज नहीं था कि ये बीमारी कितनी सीरियस है, इसके दवा क्या है और ये कैसे रहने वाली। तो हर किसी के लिए सीखना जरूरी था। हम लोग क्या सीखे? हम लोगों ने ये सीखा कि यदि हम एंट्री पॉइंट में उसको ब्लॉक कर सकते हैं तो उसका प्रभाव नहीं होगा। यानी कि जैसे चाइना से ये बीमारी फैली और चाइना से जिस जिस देश में लोग गए और जिस देश से इंडिया में आए वो हमारे यहाँ आए। ये वायरस उड़ते हुए तो कहीं फ्लाई करते हुए तो आया नहीं, आया लोगों के जरिए आया। कैरियर्स। हाँ,
तो एंट्री पॉइंट पे यदि हम उसको रोक लगाते हैं, वो एक इलाज हो सकता है, तरीका हो सकता है। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। दूसरा ये है कि हमें ये पता चला कि अबव 60 और जिन लोगों को ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़, हार्ट, कैंसर, थायराइड, लंग्स की बीमारी, दिमाग की बीमारी है, किडनी की बीमारी है या हाइपरटेंशन है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ा है, इन लोगों में इसका प्रभाव ज़्यादा था। तो ये ससेप्टिबल पॉपुलेशन हो गई। तो ये ससेप्टिबल पॉपुलेशन की केयर हम ज़्यादा कैसे करें? देखिए, हमें क्या करना है, अभी जो हुआ वो हुआ, लेकिन इसने क्या सीखा है? इसने ये सीखा है कि एंट्री पॉइंट पे आप उसको ब्लॉक करो, रोक सकते हैं। दूसरा है ससेप्टिबल पॉपुलेशन जो है उनको कैसे प्रोटेक्ट करो आप, वो एक्सपोज ना हो एक, और जो ससेप्टिबल पॉपुलेशन है उनकी जो बीमारियां है वो सही तरीके से दवा लेते रहे उनके बीमारी का। कोविड में क्या हुआ, लोग सब भूल गए अपनी बीमारी और सबका ध्यान कोविड की तरफ था। तो लोगों ने कैंसर की दवा बन की, डायबिटीज़ की दवा कम हो गई, हाइपरटेंशन दवा, हार्ट की तरफ नहीं गए और सब लोग घर में बैठे रहे। तो ये भी ऐसा हो गया कि हमें इन ससेप्टिबल पॉपुलेशन की तरफ ध्यान देना है ताकि एक्सपोज ना हो या इनकी इम्यूनिटी बढ़ाए। जहाँ तक हो सके यंग पॉपुलेशन को यदि हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं, अभी यंग पॉपुलेशन को प्रोटेक्ट करने का एक ही तरीका है कि आप मास्क पहने, 2 गज की दूरी रखें, सैनिटाइजर यूज़ करें और उसके बाद में आता है वैक्सीनेशन ले। तो ये चीज़ें यदि हम यंग पॉपुलेशन में कर सकते हैं तो उनको हम काम पे भेज सकते हैं, वो काम कर सकते हैं और फिर भी उन्हें कुछ नहीं होगा। आखिरी इतना सब ये हुआ तो क्या हमारी सिस्टम तैयार थी ये सब करने के लिए? अब आप किसी के भी इसका आंसर पूछोगे तो लोग बोलोगे नहीं थी, क्योंकि बहुत सारे लोग थे जो दर दर भटक रहे थे एडमिशन के लिए, ऑक्सीजन के लिए, रेमडेसिविर इंजेक्शन के लिए। तो हमारी सिस्टम इतना सारा बोझ, पेंडेमिक का बोझ उठाने के लिए तैयार नहीं थी, ये हमें पता लग गया। तो हमें सिस्टम डेवलप करना है, हेल्थ केयर सिस्टम, इसको ताकतवर बनाना है। गवर्नमेंट की क्यों ना हो या प्राइवेट हेल्थ केयर सेक्टर क्यों ना हो, दोनों को तंदुरुस्त करना है और इतना तंदुरुस्त करना है कि आगे आके ऐसे यदि मुसीबत आती है तो हम सही ढंग से सामने जा सके। जो शायद लोगों में बहुत भ्रम था, क्योंकि लोगों ने व्हाट्सएप, पेपर, जो भी लोगों को पढ़ने के लिए मिला, अलग अलग तरीके से लोगों ने उसका इंटरप्रिटेशन किया। कई लोगों ने कहा कि ये बीमारी नहीं है, कई लोगों ने क्या ये मत लो, वो मत लो, किसी ने कहा काढ़ा लो, किसी ने कहा पेपर पढ़ो मत, किसी ने कहा घर के बाहर निकलो मत, और किसी ने कहा कि ये सब फालतू है, इसमें कुछ पढ़ा नहीं है। इस बीच रूमर्स भी फैल गए, बहुत सारी रूमर्स थी। जैसे हम व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी जिसको कहते हैं कि वो यूनिवर्सिटी में सब कुछ चलता है, और कई लोगों के कई सारी शंका थी जिसके कारण हम लोगों को एक प्रकार का सही दिशा में उनको मोड़ नहीं पाए। इतनी सारी पॉपुलेशन, जैसे कि हमारे कंट्री की 138 करोड़ पॉपुलेशन है, उसमें कुछ अर्बन पॉपुलेशन है, कुछ रूरल पॉपुलेशन है, कुछ अनऑर्गेनाइज वर्कर्स है, करीबन 20 to 22% लोग ही जो है जिन्होंने हेल्थ इंश्योरेंस किया है, करीबन 30% अर्बन पॉपुलेशन, ये अर्बन है लेकिन वो स्लम्स में रहते हैं। टोटल पॉपुलेशन जो अर्बन पॉपुलेशन उसका 30% स्लम्स में रहता है। तो जिनके लिए तो हाथ धोने के लिए पानी या सेग्रीगेशन होना, आइसोलेशन होना, सैनिटाइज, ये सब चीज़ें इनके लिए दूर है। तो ये चीज़ की तरफ भी देखना हमें पड़ेगा कि इसको हम कैसे संभाल सके, क्योंकि यहीं से सब स्प्रेड शुरू हो जाता है। तो हमने जो फेस किए, हेल्थ क्राइसिस, फाइनेंशियल क्राइसिस, काफ़ी सारे बर्डन, फिर मेडिसिन नहीं मिलती थी, मेडिसिन का सप्लाई ठीक नहीं था, ऑक्सीजन ठीक नहीं था, ये सब चीज़ें हमें ये कोविड ने सिखाए कि हमें ये तरीके से आगे बढ़ना है। सभी लोगों को एक ही दिशा की तरफ जाना है। सभी को जो साइंटिफिक नॉलेज है वो एक ही जैसा होना जरूरी है। उनके मन में संदेह नहीं होना चाहिए, क्योंकि संदेह होगा तो लोग अलग अलग तरीके से बिहेव करेंगे। आज भी लोग बोलते हैं हमें वैक्सीन नहीं लेना, आज भी लोग बोलते हैं ये सब ऐसा है, ये नहीं है, ये सब अलग अलग तरीके से इंटरप्रेशन करते हैं। तो इसके कारण लोगों में, सोसाइटी में कन्फ्यूजन बढ़ जाता है, और कन्फ्यूजन बढ़ने के बाद लोगों का जो एक उत्साह होना चाहिए कि हमें वैक्सीनेशन करा लेना है, वो कम हो जाता है, लोग दूर भागते हैं। सर कहते हैं एक्सपीरियंस इज द मदर ऑफ नॉलेज। यस। और इसमें देखा गया कि जो कोमॉर्बिड
पेशेंट्स थे तो उनके लिए ज़्यादा रिस्की जैसा आपने कहा होगा। हाँ, लेकिन हाँ। ये देखने में आया कि सेकेंड वेव में युवा वर्ग जो है वो ज़्यादा अफेक्ट हुए। इसके पीछे क्या कारण हो सकता है? सेकंड वेव में युवा लोगों को बाहर निकलना जरूरी था। मैंने इसके ऊपर बहुत अच्छी तरह से ध्यान दिया है ये इस पे कि सेकंड वेव में जहाँ तक जो शुरुआत हुई उसमें जो लोग थे वो सीनियर सिटीजन अफेक्टेड हुए और उनको हेल्प करने के लिए जूनियर लोग यानी घर के यंगर लोग आगे आए। मैं कई एग्जांपल बताता हूँ कि जो सीनियर सिटीजन नागपुर में रहते उनके लड़के लड़कियाँ दिल्ली, बेंगलोर, मद्रास और हैदराबाद, पूना, बॉम्बे में रहते और जैसे फादर मदर को कोविड हुआ वैसे वो यहाँ से वहाँ से यहाँ आए। अपने फादर मदर की सेवा और ध्यान रखते हो खुद भी बीमार हो गए। वो जो आप याद करिए वो सेकंड वेव का माहौल कि जहाँ हमें हॉस्पिटल में अंदर जाने की परमिशन नहीं है, डर है, तो कौन जाएगा? घर का एक यंग जो क्राउड होता है वही आगे जाएगा। दवा लाना है, पैसे लाना है, खाना पहुंचाना है, डॉक्टर से बात करना है। तो ये लोग यंग क्राउड था, दे वेर इन दी फुल्ली एक्टिवली इन्वॉल्व इन दी ऑल ओवर वो सब केयर में और दे गॉट इन्फेक्टेड। ऑक्सीजन क्राइसिस सेकेंड वेव में बहुत ज़्यादा देखने को मिला सर। अगेन इसकी वजह क्या है? हमने फर्स्ट वेव से सीखा नहीं था क्या? फर्स्ट वेव में जो था अल्फा वेरिएंट था, बीटा था और ये डेल्टा 2 वेरिएंट जो था ये काफ़ी खतरनाक था। एक चोर लोगों की टोली होती है लेकिन उसमें कोई खतरनाक होते और कोई अच्छे भी होते, यानी कम खतरनाक होते। तो ये डेल्टा वेरिएंट जो था ये बहुत खतरनाक वेरिएंट था। ये क्या था कि जैसे ये इन्फेक्शन हो जाता था वैसे लंग्स में निमोनिया जल्दी हो जाता था और निमोनिया होने के कारण ऑक्सीजन बनने की जो लंग्स की कैपेसिटी होती थी वो हैम्पर हो जाती थी। ओवरऑल सेकंड वेव में ज़्यादा लोग बीमार गिरे, ज़्यादा इन्फेक्शन हुआ, ये एक कारण। और ज़्यादा बीमारी भी जो थी वो भी ज़्यादा सीवियर थी क्योंकि निमोनिया बहुत सारे, लंग इन्वॉल्वमेंट बहुत सारे लोगों में हुआ। अभी ओमाइक्रॉन रिस्ट्रिक्टेड टू गला, यानी लोगों को खांसी आती है, सर्दी आती थी, थोड़ा बुखार आता है, लेकिन ऑक्सीजन कम नहीं हो रहा है, निमोनिया नहीं हो रहा है उनको। तो ये फर्क है ओमाइक्रॉन में और डेल्टा में। एक इम्पोर्टेंट मुद्दे पर आते सर, वो है मेडिसिन। मेडिसिन को लेकर इवन WHO भी शुरू में कंफ्यूज था। पहले रेमडेसिविर की बात की, बाद में उसको बैन कर दिया गया। उसी प्रकार टोलिसिजिमेब और फैबीफ्लू, ये सारे मेडिसिन आए गए। इसके बारे में कुछ एक ऑथेंटिक एक कोई स्टेटमेंट नहीं आया कहीं से। देखिए, ऑथेंटिक स्टेटमेंट आया नहीं। कोई भी बीमारी पे यदि रिसर्च होता है तो रिसर्च होने में काफ़ी समय लगता है। करीबन वो बीमारी के 5-10 हज़ार पेशेंट पे ट्रायल होती है और वो मेडिसिन दिया जाता है और एक दूसरा ग्रुप होता है जिसमें प्लेसिबो दिया जाता है, यानी नकली ऐसी दवा जिसमें कुछ नहीं ऐसी दवा दी जाती, और फिर ये दोनों का कंपैरिजन करते हैं। और ये कंपैरिजन करने में करीबन 10-20 हज़ार पेशेंट जो रहते हैं वो दुनिया के सभी देश से इन्वॉल्व होते हैं। और ये होने के बाद में 2-3 साल के बाद में पता लगता है कि ये पर्टिकुलर ड्रग्स इफेक्टिव है या नहीं है। तो कोविड में हमें ऐसा समय नहीं मिला। जो भी समय मिला 1-2 महीने आप कह रहे हो वेव वन में हमको टाइम नहीं मिला। वेव 1 में, वेव 2 में भी टाइम नहीं मिला क्योंकि कोई भी रिसर्च स्टडी जब होती है तब उसका एक प्रकार का एक मायना होता है कि वो काफ़ी लंबे समय तक देखी जाती है और बहुत सारे पॉपुलेशन में, बहुत सारे लोगों में वो स्टडी होती है, अलग अलग देश में होती है और उसके पैरामीटर्स होते हैं और वो पैरामीटर्स पे जजमेंट होता है कि वेदर दैट ड्रग इज पर्टिकुलरली इफेक्टिव और नॉट। और वो जब भी इफेक्टिव है तभी उसको मार्केट में लाया जाता है और वो ड्रग्स यानी एंटी कैंसर ड्रग्स है, एंटी अस्थमा ड्रग है, एंटी डायबिटिक्स ड्रग है, उसको नाम मिलता है। तो उतना समय हमें ये 3 साल में मिला ही नहीं ये सब करने के लिए, क्योंकि ये तूफान इतना बड़ा था कि ये तूफान में बहुत सारे लोगों को समय नहीं मिला। जो भी स्टडी हुई वो 2-3 महीने की थी। 50 पेशेंट यहाँ के, 100 पेशेंट वहाँ के, 200 पेशेंट इटली के, 200 पेशेंट चाइना के, ऐसे लोगों में छोटे छोटे ग्रुप में ये सब किया गया। और उसमें कई लोगों ने बोला ये रेमडेसिविर इफेक्टिव है, कई लोगों ने बोला नहीं इफेक्टिव है। तो ये एक कारण है कि हमें समय नहीं मिला उतना स्टडी करने के लिए। साथ साथ में वैक्सीन का भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल था और कंट्रोवर्सी भी उठी। उसके बारे में आपके रिसर्च फाइंडिंग्स क्या बोलता है? आज नहीं, आज से हम कई यदि पीछे भी जाए, पोलियो वैक्सीन देखा होगा, मम्स वैक्सीन देखा, रुबेला वैक्सीन देखा हमने। तो वैक्सीन एक ऐसी दवा है जो कि हमारे शरीर में एंटीबॉडीज तैयार करती है और हमें प्रोटेक्शन देती है।
Right. यानी कि जैसे हम देखो कि रेबीज वैक्सीन आता है या पोलियो वैक्सीन है कि जैसे वो पूरा का पूरा जो बीमारी है वो निकाल लेती है, वो वायरस को हटा देती है। तो वैक्सीन इज वेरी इफेक्टिव। जब वैक्सीन तैयार होता है तब वैक्सीन में सभी प्रकार के म्यूटेंट या वेरिएंट जो होते हैं उसका मिलाप होना जरूरी है। और वैक्सीन होने की भी एक प्रोसेस होती है, वो प्रोसेस भी समय लगाते हैं। ऐसा नहीं कि आज 10 लोगों में किया और वैक्सीन हो गया। वैक्सीन भी एक रिसर्च है और रिसर्च को भी समय लगता है। वो भी रिसर्च पूरा होने के लिए समय नहीं मिला। अलग अलग फार्मास्यूटिकल कंपनीज ने अपने अपने तरीके से रिसर्च किया क्योंकि ये इमरजेंसी थी। अब इमरजेंसी में पूरी तरह रिसर्च होना चाहिए, वो तो हो ही नहीं पाएगा क्योंकि आपको इमरजेंसी में काम करना है, आपको रोकना है। तो उस हिसाब से जो वैक्सीन आए वो काफ़ी अच्छे है। बहुत सारे लोगों में एक भ्रम था कि हम वैक्सीन क्यों ले, क्योंकि वैक्सीन अल्टीमेटली इट इज़ अ किल्ड वायरस रहते हैं जो हमारे शरीर में जाते हैं। तो इवन वेस्टर्न सोसाइटी में भी इसको काफ़ी अपोज हुआ और हमारे यहाँ भी हुआ। बट सही मायने में एक तो इन्फेक्शन होना यानी हर्ड इम्यूनिटी आना या वैक्सीन लेना, ये दो ही तरीके हैं जिससे हम ऐसे इस तरह के पैंडेमिक से बच सकते हैं। हमें जो दवा दी जाती है वो दवा तो होने के बाद में दी जाती है, लेकिन होने के पहले की क्या है? होने के पहले दो ये हर्ड इम्यूनिटी और सेकंड है वैक्सीन। इट इज़ हेल्पफुल, इट इज़ रिड्यूसिंग द सीवियरिटी ऑफ द डिजीज, इट इज़ रिड्यूसिंग द हॉस्पिटल स्टे। वो तुम्हारा सीवियरिटी कम करता है, हॉस्पिटल स्टे कम करता है, तुम्हारे प्रॉब्लम कम करता है और कुछ ना कुछ बेनिफिट देता है आपको। जी, आपने सर रिसर्च किया, रिसर्च में आपने बहुत कुछ फाइंडिंग्स आपके पब्लिश हुए हैं। साथ साथ में जानना चाहता कि जैसे सिम्टम्स जो पोस्ट कोविड-19 जो है सिम्टम्स वो भी वापस देखने को मिले। म्यूकरमाइकोसिस क्रेप्ट इन, उसके साथ कैंडिडियासिस भी आ गया। तो इसके बारे में आपकी रिसर्च फाइंडिंग्स क्या बोलता है? जैसे हमारे यहाँ हमने जितने भी पेशेंट देखे हैं, अभी म्यूकरमाइकोसिस एक ब्लैक फंगस कहते हैं और एक वाइट फंगस होता है। ये वाइट फंगस तो पहले से ही था, एस्परजिलोसिस जिसको कहते हैं। और जब कहीं लंग्स में कैविटीज़ होती है, पुरानी बीमारी होती है, तो फंगस एक अपॉर्चुनिटिक इन्फेक्शन है, वो जाके बैठ जाता है वहाँ पे। यदि आप अनहेल्दी एटमॉस्फेयर में रहते हो और आपके शरीर का रेजिस्टेंस कम है, इम्यूनिटी कम है, तो ये आके आपको तकलीफ देता है। जिन लोगों को पुरानी टीबी है, लंग्स खराब हुए, लंग्स में कैविटीज़ है, ब्रोंकाइटिस है, सीओपीडी है, उन लोगों में पहले से वाइट फंगस यानी कि एस्परजिलोसिस देखा गया है। अभी ब्लैक फंगस कहाँ से आया? इसमें इसका असल कारण तो पता करना बहुत मुश्किल है। हम ये देखें कि फंगस एक अपॉर्चुनिटिक इन्फेक्शन है और वो अनहेल्दी एटमॉस्फेयर में फैलता है जहाँ इम्यूनिटी कम हो। तो हो सकता है हमें ट्रीटमेंट करते वक्त हमने इम्यूनिटी की तरफ ध्यान नहीं दिया और ओवरऑल फंगस नहीं होने के लिए एक हेल्थ स्ट्रक्चर चाहिए, शायद हम मेंटेन नहीं कर पाए। क्या इसका असर पेशेंट्स के कई आम जनता के मेंटल हेल्थ पर इफेक्ट हुआ? जिन लोगों को कोविड हुआ उनकी हमने एक प्रोसेस शुरू की जिसका कि हम रिसर्च कर रहे हैं और आगे उसका प्रेजेंटेशन करेंगे। पोस्ट कोविड में करीबन 30% लोगों में फाइब्रोसिस हुआ, यानी लंग्स में एक प्रकार का जाले बन गए, लंग्स स्टीफ हो गए और लंग्स की ताकत कम हो गई। ताकत कम हो गई यानी एक्सपांशन कम हुआ, ऑक्सीजन जो प्रोड्यूस करना था वो प्रोड्यूस करना उन्होंने कम कर दिया, ओटी लेवल्स गिरने लगे। हाँ, गिरने लगे। तो इसको हम पोस्ट कोविड फाइब्रोसिस कहते हैं, लंग फाइब्रोसिस। तो हमने जितने पेशेंट देखे उसमें 30% पेशेंट में हमने देखा कि फाइब्रोसिस। अब ये कौन से पेशेंट है 30%? ये जो लोग हैं जो एडमिट थे, जिन्हें कोमॉर्बिड कंडीशन थी, डायबिटीज़ था, हाइपरटेंशन था और जिन्हें आईसीयू में ज़्यादा दिन रहना पड़ा, ऑक्सीजन या वेंटिलेटर पे जो लोग गए, उन लोगों में यह फाइब्रोसिस हुआ अल्टीमेटली। और वो ये लोग सीनियर सिटीजन थे या इनके कोमॉर्बिड कंडीशन थी। और ये फाइब्रोसिस होने के बाद में, फाइब्रोसिस आप बोल सकते कि सेमी परमानेंट डैमेज ऑफ द लंग, यानी इसको रिवर्स बहुत कम मात्रा में होता है। तो आपको आगे भी जीना हो तो उसके साथ ही आपको रहना चाहिए। और फाइब्रोसिस में आपका असेसमेंट करना बहुत ज़रूरी होता है कि जो लोग कई करते नहीं हैं, कि फाइब्रोसिस होने के बाद में आपकी लंग्स की जो ताकत है, क्रिया शक्ति है या उसका असेसमेंट है, वो क्या है। क्या आज 70% इफेक्टिवली काम कर रहे हैं, 60%, 50%? तो इसके
जब पैरामीटर्स होते उसकी जांच होना जरूरी है, जिसको हम स्पायरोमेट्री, स्पायरोडियल, CO, 6 मिनट वॉक टेस्ट, ऑक्सीजन सैचुरेशन, ये सब करते हैं। तो ये यदि ठीक से हम करते हैं तो हमें पता लगता है कि हमने 3, 4, 6 महीने की दवा देने के बाद इसमें कितना इम्प्रूवमेंट हुआ या नहीं हुआ, व्हाट इज़ द आउटकम। तो ये फाइब्रोसिस के लिए ज़रूरी है। अभी 60% जो लोग हैं बचे हुए, 33% यानी बाकी 60%, 70% लोग हैं, इनमें बहुत सारी प्रॉब्लम थी। एक तो था थकावट, माइल्जिया, पोस्ट कोविड माइल्जिया यानी एग्जॉशन, हम गल गए, हमारे पैर दुखते हैं, हाथों में दर्द है, पैर में दर्द है। फटीग, पोस्ट कोविड फटीग, फटीग यानी चलना मुश्किल है, थकान। पोस्ट कोविड चेस्ट पेन, दर्द होता है। पोस्ट कोविड थ्रोम्बोएम्बोलिज्म यानी कि खून की गठान हुई है और उसके कारण तुम्हारा कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हुआ है, लंग्स की ताकत कम हुई है या हार्ट में प्रॉब्लम आई है, राइट साइड का हार्ट ठीक से काम नहीं कर रहा है, उसके कारण स्ट्रोक हुई है लोगों को, पैरालिसिस हुआ है, उसके कारण लोगों को मायोकार्डियल इन्फेक्शन, हार्ट अटैक आए हैं, लोगों को नींद नहीं आती, पोस्ट कोविड साइकोसिस। वो एक डर था, माहौल था, हर चीज पेपर में पढ़ो, टीवी में देखो, बात करो तो दिन रात वही आता था। और लोग इतने भयभीत हुए थे कि उनके पूरा उनका माइंड जो इट वाज ऑक्युपाइड बाय कोविड एंड कोविड रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस। तो आज भी लोग जो आते, जो 2 साल पहले जिनको प्रॉब्लम हुआ था, आज भी लोग, आज ही मैंने एक मरीज देखा कि उसको अभी भी सब ठीक है लेकिन छाती में दर्द होता है, वो बोलता है कुछ भी करो तो मुझे दर्द होता है। तो ये बहुत सारी चीज़ें जो है, ये पोस्ट कोविड डैमेज, जिसमें चेस्ट पेन है, श्वास लगना है, एग्जॉशन है, फटीग है, माइल्जिया है, स्ट्रोक है, हार्ट के कॉम्प्लिकेशंस है, पेट की बीमारियां है, नींद नहीं आती, पोस्ट कोविड डिप्रेशन है, साइकोसिस है, एंग्जाइटी है। एंग्जाइटी इस हद तक है लोगों को कि आज भी उन्हें लगता है कि 4 लोगों में गए तो मुझे क्या हो सकता है। तो लोग बाहर जाने से डरते हैं। आम जिंदगी जो जीना चाहिए, जिसके बदौलत हम आगे बढ़ते हैं, क्योंकि आम जिंदगी में कुछ ऐसे खुशी के कुछ क्षण होते हैं जो हम शेयर करते हैं, लोगों से बात करते हैं। आज लोग घर में बैठ के लोग डिप्रेशन में गए हैं। सर, इन्हें बाय एंड लार्ज हम कह सकते हैं कि इम्यूनिटी कॉम्प्रोमाइज लोगों में ज़्यादा देखने को मिला। हाँ, अदरवाइज इतना सीवियर नहीं था वो। और जिन लोगों में दिमाग में ये फंसा लिया पूरा, उन लोगों में ज़्यादा प्रभाव हुआ। और जिन लोग दिमाग से बाहर निकल गए कि ठीक है हमें इससे बाहर निकलना है, सोच से बाहर, देखिए सोच होती है, वो सोच के बाहर यदि हम निकलते हैं तो हमें उसका पता गम नहीं लगता, और सोच के अंदर रहते तो हमें फिर पूरा ही वही दिखाई देता है माहौल। करेक्ट। सर, वी आर रनिंग आउट ऑफ टाइम, तो 2 क्विक क्वेश्चंस पूछूंगा आपको, ब्रीफली इसका आंसर दीजिएगा सर। एक, ओमाइक्रॉन जो आप कह रहे थे, ये अभी 3rd वेव का जो है कितना घातक हो सकता है, नंबर 1। नंबर 2, फ्यूचर में ओमाइक्रॉन का कोई बड़ा भाई छोटा भाई आने की संभावना है क्या? अभी ओमाइक्रॉन ये सब वेरिएंट में जो आए हैं, जैसे अल्फा, बीटा, डेल्टा और ये ओमाइक्रॉन है अभी, तो ये सब इसमें से सबसे माइल्ड वेरिएंट है ये। इसका रिस्ट्रिक्टेड, दुनिया भर में जितनी भी अभी रिपोर्ट्स आई है, रिस्ट्रिक्टेड टू थ्रोट है, यानी आपको गले में इरिटेशन होगा, खांसी आएगी, लेकिन वो लंग्स में नहीं जाएगा, सर्दी होगी और थोड़ा बहुत बुखार आएगा और लंग्स में ज़्यादातर नहीं जाएगा। लेकिन इसके लिए एक्सेप्शन कुछ लोग हैं, जिन लोग की इम्यूनिटी कम है, जिन लोगों को कोमॉर्बिड बीमारी है और उनकी बीमारी कंट्रोल नहीं है, वैसे लोगों में ये खतरनाक भी हो सकता है। और दूसरी बात है, इसके छोटे बड़े भाई आगे आ सकते या नहीं आ सकते। अभी हर वायरस जो है ये खुद में बदलाव लाता है। जैसे कोई भी आदमी एक काम करता है और जैसे आगे बढ़ना होता है तो खुद की सोच में वो बदलाव लाता है, क्योंकि देखो वायरस को भी जीना है, हमें भी जीना है। तो वायरस को भी वो उसको रहने के लिए जब उसको बहुत ज़्यादा अपोज होता है तो खुद में बदलाव लाके वो नए नए फंडे अपने अपने अपनाता है। तो उस तरीके से इसमें बदलाव आगे भी आ सकते हैं, लेकिन जहाँ तक हो सके ये बदलाव जो रहेंगे ये माइल्डली रहेंगे। वो जैसे डेल्टा वेरिएंट जैसे सीवियर होने के चांसेस बहुत कम। सो दैट्स गुड न्यूज़ एज वी वाइंड अप। हाँ, आपका पूरा मैसेज अपने आप में बहुत सुंदर था, लेकिन फिर भी अगर आपके रिसर्च फाइंडिंग्स को सम अप करेंगे 1 मिनट में तो क्या रहेगा सर? हमें लगता है कि बहुत कुछ हमने ये कोविड में गंवाया तो जरूर है, वो तो एक हिस्सा हो गया लाइफ का, लेकिन बहुत कुछ हमने अच्छा भी सीखा है, जिसमें हमने ये सीखा है इस तरह की महामारी या पेंडेमिक आता है तो हमारी हेल्थ सिस्टम स्ट्रांग होना चाहिए, हमारे बिलीफ अच्छे होना चाहिए, हमें साइंटिफिकली उसके तरफ देखना चाहिए और
नॉट एज ए इंडिविजुअल, एज ए सोसाइटी इसके तरफ फाइट करना चाहिए। यदि हम एज ए सोसाइटी, एज ए कंट्री, एज ए सोसाइटी हम इसका मुकाबला करते हैं तो बहुत अच्छी तरह हम इस पे काबू पा सकते हैं और स्वस्थ रह सकते हैं। आने वाले दिनों में ऐसी मुसीबत आती है तो ये मुसीबत हमें एक बहुत सारा लर्निंग मैसेज देके प्रेरित कर रहा है कि आगे हम कैसा रहे। थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू जी। प्लेजर टॉकिंग टू यू। थैंक यू जी। एंड अ वंडरफुल मैसेज। थैंक यू। थैंक यू सर।